ये ना सिर्फ एक सेफ हेवन बना जहां 3 लाख से ज्यादा रेफ्यूजीज को पनाह मिली, बल्कि एक ट्रस्टेड मीडिएटर भी बना। स्विट्जरलैंड की एक और खास बात है उसका पॉलिटिकल सिस्टम। स्विट्जरलैंड का नाम सुनते ही हम सबके दिमाग में बैंकिंग और स्विस वॉचेस की तस्वीर आती है। हमारे लिए डिप्लोमेसी सिर्फ रिलेशंस का एक रेस्पेक्ट नहीं है, एक्सेलेंस ही अपने आप में एक कल्चर है। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक छोटे से देश की जो दुनिया के दिल यूरोप में बसा है। पहाड़ों से घिरा, शांति का एक मिसाल और दुनिया भर में अपनी एक्सेलेंस के लिए मशहूर। हाँ, मैं बात कर रहा हूं स्विट्जरलैंड की। एक देश जो सिर्फ अपनी ज्योग्राफी और ब्यूटी के लिए ही नहीं, बल्कि अपने सिस्टम्स, कल्चर और ग्लोबल पहचान के लिए जाना जाता है। लेकिन ये सफलता उन्हें मिली कैसे? एक लैंडलॉक छोटा सा देश दुनिया के स्टेज पर एक सुपर मॉडल कैसे बन गया? आज हम इसी का जवाब ढूंढेंगे और वीडियो के एंड में 3 ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन्स जो इंडिया स्विट्जरलैंड से ले सकता है, उन पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्विट्जरलैंड की कहानी से। स्विट्जरलैंड की सफलता का पहला कदम शुरू होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रलिटी के फैसले से। पिक्चर करिए 1815 का यूरोप। नेपोलियनिक वॉर्स के बाद सब कुछ बिखर गया था और कांग्रेस ऑफ वियना के दौरान यूरोप भर से लीडर्स नए बाउंड्रीज बनाने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान स्विट्जरलैंड ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला लिया, न्यूट्रल रहने का। स्विट्जरलैंड की सबसे बड़ी खासियत ये थी और अभी भी है कि ये देश पॉलिटिकली न्यूट्रल है। ये एक स्ट्रैटेजी थी उनके सर्वाइवल के लिए। We don't need to worry about them pillaging or plundering their neighbors. जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ तो स्विट्जरलैंड ने अपनी न्यूट्रलिटी का पूरा फायदा उठाया। स्विट्जरलैंड की किसी से भी दुश्मनी नहीं है। कोल्ड वॉर के टाइम पे भी जब सब देशों की मजबूरी थी अमेरिका और सोवियत रशिया में से किसी एक की साइड लेने की, तो उस टाइम पे भी स्विट्जरलैंड न्यूट्रल था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी स्विट्जरलैंड ने न्यूट्रलिटी का रास्ता चुना। ईयर 1501 से लेके आज तक कोई भी वॉर नहीं की है स्विट्जरलैंड ने। ये ना सिर्फ एक सेफ हेवन बना जहां 3 लाख से ज्यादा रेफ्यूजीज को पनाह मिली, बल्कि एक ट्रस्टेड मीडिएटर भी बना जो एक्सेस और अलाइड पावर्स दोनों से बात कर सकता था। एस्टिमेट्स के मुताबिक इस दौरान स्विट्जरलैंड के बैंक्स ने 400 से 500 मिलियन डॉलर्स के नाजी गोल्ड रिजर्व्स को अपने अकाउंट्स में रखा था। वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जिन देशों को लगता था कि हिटलर हम पर अटैक करके हमारे पैसे वगैरह लूट लेगा, वो सारे देशों के लोगों ने अपना पैसा स्विट्जरलैंड में रखना शुरू कर दिया। अभी रिसेंटली भी कुछ डॉक्यूमेंट अनकवर हुए जिनसे पता चलता है कि 1944 में जर्मनी के इंटीरियर मिनिस्टर हेनरिच हिमलर ने भी स्विट्जरलैंड में एक स्पेशल ट्रेन भेजी थी जिसमें हजारों करोड़ का सोना, ज्वेलरी और पेंटिंग्स थी जो स्विस बैंक के वॉल्ट में जमा की गई। ये रिजर्व्स उन्होंने अपनी न्यूट्रल और सिक्योर बैंकिंग रेपुटेशन के चलते मैनेज किए, जिससे उनके फाइनेंशियल सेक्टर की क्रेडिबिलिटी और प्रॉफिट दोनों बढ़े। स्विट्जरलैंड की जो कैपिटल है जेनेवा, फ्रांस और बाकी यूरोपियन कंट्री के जितने भी रिच और पावरफुल लोग थे स्विट्जरलैंड में पैसा रखने लगे। लेकिन न्यूट्रलिटी का मतलब डर के पीछे छुपना नहीं होता है दोस्तों। स्विट्जरलैंड ने अपने न्यूट्रल स्टांस को एक ग्लोबल ब्रांड बनाया। स्विट्जरलैंड आज दुनिया की डिप्लोमेसी का एक बड़ा हब है। रेड क्रॉस के हेडक्वार्टर्स, यूनाइटेड नेशंस के इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स और हर साल होने वाला वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का इवेंट वहां डावोस में होता है। The rising economies of Asia, new leadership in Africa, nationalism versus internationalist values, Donald J. Trump versus much of the world. This year's World Economic Forum annual meeting in the Swiss ski resort of Davos offers as wide a perspective on the global economy as any in recent years. स्विट्जरलैंड दुनिया के लीडर्स को एक टेबल पर लाना जानता है और ये उनकी एक यूनिक सुपर पावर बन गया है। CEOs, NGOs, influencers and disruptors, including 70 heads of state and government. स्विट्जरलैंड की एक और खास बात है उसका पॉलिटिकल सिस्टम। यहाँ की डेमोक्रेसी किसी और देश से अलग है। यहाँ के लोग डायरेक्टली अपने कानून बनाने के लिए वोट करते हैं। 2010 से 2020 के बीच
स्विस लोगों ने 300 से ज्यादा रेफरेंडम्स पर अपना वोट दिया। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी पॉलिसीज के लिए स्विस सिटीजन्स वोट करते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि उनके देश को क्या करना चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, स्विट्जरलैंड अपने स्पेशल फेडरल स्ट्रक्चर के लिए भी जाना जाता है। स्विट्जरलैंड 26 ऑटोनोमस रीजन्स में बटा हुआ है, जिससे कैंटन्स बुलाया जाता है। हर कैंटन के पास अपने लॉज, टैक्सेशन सिस्टम और गवर्नेंस काफी हद तक एक सेल्फ मैनेज्ड तरीके से चलता है दोस्तों, जो लोकल नीड्स के हिसाब से डिसीजंस लेना पॉसिबल बनाता है। 26 कैंटन्स अपने रूल्स और सिस्टम्स खुद मैनेज करते हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो या टैक्सेस। यहाँ का डिसेंट्रलाइजेशन लोगों के गवर्नमेंट पर भरोसे को और मजबूत करता है। एक सर्वे के मुताबिक 70% स्विस लोग अपनी सरकार पर पूरा विश्वास करते हैं। ये एक डेमोक्रेटिक मॉडल का एक आइडियल एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं इकोनॉमी की। स्विट्जरलैंड का नाम सुनते ही हम सबके दिमाग में बैंकिंग और स्विस वॉचेस की तस्वीर आती है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। स्विस बैंक्स $2.4 ट्रिलियन के एसेट्स मैनेज करते हैं और उनकी करेंसी स्विस फ्रैंक दुनिया की मोस्ट स्टेबल करेंसीज में से एक है। और उनकी क्राफ्ट्समैनशिप की बात करें तो 2022 में स्विस वॉचेस का एक्सपोर्ट $24 बिलियन का था। नेस्ले जैसे ग्लोबल ब्रांड्स और फार्मास्यूटिकल जायंट्स जैसे रॉश और नोवार्टिस इस देश के इनोवेशन और प्रिसिशन की मिसाल हैं। स्विट्जरलैंड हर साल $300 बिलियन वर्थ का एक्सपोर्ट करता है। ये सोचिए, एक ऐसा देश जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ 87 लाख है। Largest share of Switzerland's GDP is generated by the manufacturing sector, which has not changed much since 1990. Interestingly, the largest share of exports consists of chemical and pharmaceutical products at around 50%, followed by machinery and electronics at 12% and watches at 8.6%. The EU is Switzerland's main trading partner, with approximately 67% of Swiss imports coming from the EU and 50% of Swiss exports going to EU countries. Today, Switzerland is so wealthy that 1 in 8 adults is a dollar millionaire. इंफ्रास्ट्रक्चर में भी स्विट्जरलैंड एक चैंपियन है। उनका गोटहार्ड बेस टनल, जो दुनिया का सबसे लंबा रेलवे टनल है, 57 किलोमीटर लंबा है और 2016 में $12 बिलियन के खर्चे से बनाया गया था। After nearly 20 years of construction, the world's longest rail tunnel has opened in Switzerland. European leaders, including German Chancellor Angela Merkel and French President Francois Hollande, attended the opening celebrations on Wednesday. The 35-mile Gotthard base tunnel is a high-speed rail link under the Swiss Alps. It will eventually help slash travel time between Zurich and Milan. The tunnel will shuttle twice the roughly 9,000 people traveling between northern and southern Europe by 2020. ये सिर्फ एक इंजीनियरिंग अचीवमेंट नहीं, बल्कि टूरिज्म और ट्रेड के लिए भी एक गेम चेंजर है। From the beginning, Switzerland welcomed foreigners who loved its mountains. The country benefits financially from these visitors. Tourism is firmly rooted in Swiss society and is a key economic driver in the mountain regions, where an average of 25 million tourists generate 55 million overnight stays per year. स्विट्जरलैंड की डाइवर्सिटी भी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। यहाँ जर्मन, फ्रेंच, इटालियन और रोमांच 4 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं और 25% पॉपुलेशन इमिग्रेंट्स है। लेकिन इस डाइवर्सिटी को स्विट्जरलैंड कैसे मैनेज करता है? म्यूचुअल रेस्पेक्ट और फेडरलिज्म के माध्यम से, जहां हर कल्चर को अपने अपने तरीके से जीने की पूरी फ्रीडम है। अब वक्त है लेसन्स का। तो दोस्तों, स्विट्जरलैंड की कहानी हमारे लिए एक प्रेरणा बन सकती है। And roughly 1 adult in every 6 owns assets worth more than $1 million. लेकिन इससे हम क्या सीखते हैं? आइए अब बात करते हैं 3 इंपॉर्टेंट लेसन्स की जो इंडिया के लिए रेलेवेंट है। नंबर 1,
न्यूट्रलिटी का मतलब होता है स्मार्ट डिप्लोमेसी। स्विट्जरलैंड की न्यूट्रलिटी का मतलब है उसकी स्मार्ट डिप्लोमेसी, जो उसने अपनी इंडिपेंडेंस को बनाए रखने और इंटरनेशनल स्टेज पर अपना यूनिक पोजीशन करने के लिए यूज किया है। इंडिया के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने हमेशा शांति और पीस की तरफ अपना रुख रखा है। इंडिया अपनी हिस्टोरिकल नॉन अलाइनमेंट और सॉफ्ट पावर को स्ट्रॉन्ग कर सकता है और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर अपनी इमेज को एक रिस्पॉन्सिबल और ट्रस्टेड नेशन के रूप में एस्टैब्लिश कर सकता है। हमारे लिए डिप्लोमेसी सिर्फ रिलेशंस का एक रेस्पेक्ट नहीं है, बल्कि अपनी नेशनल आइडेंटिटी को सिक्योर करने का एक पावरफुल टूल है। दूसरा लेसन, डिसेंट्रलाइजेशन और डायरेक्ट डेमोक्रेसी के बहुत फायदे होते हैं। स्विट्जरलैंड का डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस मॉडल, जहां हर एक कैंटन अपने लोकल इश्यूज को खुद हैंडल करता है और सिटीजन्स डायरेक्टली अपने डिसीजंस में शामिल होते हैं, इंडिया के लिए एक इंपॉर्टेंट लर्निंग है। इंडिया एक बहुत बड़ा और डाइवर्स देश है, और हम अगर अपने लोकल गवर्नेंस को ज्यादा एम्पावर्ड बनाएंगे तो ये ना सिर्फ गवर्नेंस को बेहतर कर सकता है, बल्कि लोगों का ट्रस्ट और पार्टिसिपेशन भी डेमोक्रेसी में बढ़ा सकता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जैसे मॉडल्स को अपनाते हुए इंडिया अपने सिटीजन्स को उन जरूरतों के हिसाब से वॉइस दे सकता है, जिससे गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी को नई ताकत मिलेगी। तीसरा लेसन, एक्सेलेंस ही अपने आप में एक कल्चर है। स्विट्जरलैंड में एक्सेलेंस सिर्फ एक सिस्टम का रिजल्ट नहीं है, बल्कि ये उनके कल्चर का एक हिस्सा है। उनका फोकस प्रिसिशन, क्वालिटी और इनोवेशन पर है। इंडिया भी अपने डाइवर्स टैलेंट और रिसोर्सेज को यूज करके ग्लोबल मार्केट्स में एक्सेलेंस को एम्ब्रेस कर सकता है। अगर हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और सर्विसेज सेक्टर्स में क्वालिटी और इनोवेशन को प्रायोरिटी देंगे, तो हम अपने ग्लोबल पोजीशन को सिग्निफिकेंटली स्ट्रेंथन कर सकते हैं। इंडिया में ऑलरेडी अपना टैलेंट पूल और एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट है, बस हमें अपने वर्क कल्चर में एक्सेलेंस को इंटीग्रेट करना होगा, जिससे हम वर्ल्ड लीडर्स बन सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि इंडिया स्विट्जरलैंड के लिए लेसन्स को अपने लिए अडैप्ट कर पाएगा?